बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फोकस ऑन कॉम्प्रिहेंशन के यूनिट 10 और 11 डिस्कस करेंगे। दिस लेक्चर इज रेलेवेंट फॉर द BS फर्स्ट सेमेस्टर पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। Let's just first start off with Unit 10, Understanding Explanatory Text। आपकी बुक में जो यूनिट 10 है उसका टाइटल यही है, एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट। पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि एक्सप्लेनेटरी, जिसको आप आम जुबान में एक्सप्लेनेटरी बोलते हैं, इफ़ यू पे अटेंशन टू द प्रोनाउंसिएशन इट्स एक्सप्लेनेटरी, जिसको आप एक्सपोजिटरी भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट सबसे पहले होते क्या हैं, और फिर उसके बाद हम फर्दर अपनी डिस्कशन को आगे लेकर जाएंगे। What are the objectives of this unit? In this unit, you will revise the features of explanatory text. Explanatory text आखिर होता क्या है, उसके क्या features होते हैं. Summarize a straightforward piece of explanation. So we have two pieces of text in this unit. Unit 10 में दो text है हमारे पास जिनकी हम summary करना सीखेंगे. Read and respond to a more complex explanatory article. So दो तरह के आर्टिकल्स हम देखेंगे और उसके अंदर से हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स आर्टिकल है उसको हम किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, रीड कैसे करेंगे, रिस्पॉन्ड यानी कि उसके अंदर से पॉइंट्स कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर हम उसको समराइज करेंगे। Expository writing is writing that seeks to explain, illuminate or expose. So जो लफ्ज यहाँ पर expository निकला है, expose से निकला है। This type of writing can include essays, newspaper and magazine articles, instruction manuals, textbooks, encyclopedia articles, and other forms of writing, so long as they seek to explain. So, expository writing आपको कहीं पर भी नज़र आ सकती है। essays के अंदर भी expository यानी कि explanatory writing हो सकती है। न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के अंदर आने वाले आर्टिकल्स भी किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स, ऑफ कोर्स, अगर आप कोई नई चीज़ ख़रीदते हैं और वो नई गैजेट है या कोई भी नई चीज़ है तो उसके साथ उसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है। मैनुअल के अंदर नॉर्मली आपको बताया जाता है कोई चीज़ कैसे इस्तेमाल करनी है। Textbooks, basically, there are also an example of the expository writing. Textbooks normally जिनके अंदर साइंस की textbooks हैं, for example, उसके अंदर किसी process को explain करना कि वो कैसे होता है. Then encyclopedia articles, of course, encyclopedia के अंदर हर तरह का information available होता है. And other forms of writing, so long as they seek to explain. Expository writing differs from other forms of writing such as fiction and poetry. So fiction और poetry किसी चीज़ को explain नहीं करते. In fact, इसके अंदर थोड़ा सा opposite होता है. Fiction और poetry के अंदर especially it is the economy of words. अल्फाज कम से कम इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा बात कह देना, यानी कि ये poetry जो है वो meaning में concentrated होती है। फिक्शन के अंदर थोड़ा सा अगर कोई भी इस तरह की चीज़ लिखी जा रही है, फॉर एग्जांपल कोई मिस्ट्री लिखा जा रहा है, ठीक है, फिक्शन के अंदर इमेजिनरी पीस ऑफ राइटिंग, सो ऑफ कोर्स उसके अंदर थोड़ा सा मिस्ट्री का एलिमेंट मेंटेन रहेगा, क्योंकि हर चीज़ एक्सप्लेन करके नहीं बताई जाएगी। आपको सीन बता दिया जाएगा, आपको कैरेक्टर का बिहेवियर बता दिया जाएगा, लेकिन जो प्लॉट के अंदर जो है ना बहुत सारी चीज़ें हो रही होंगी, एक्शंस हो रहे होंगे, जिसमें से आपको खुद अपना मीनिंग निकालना है, वो नहीं बताया जाएगा। In fact, this lesson itself is an example of expository writing. So, what we are doing right now, I am explaining to you what expository writing is. So, ये पूरा का पूरा lecture जो है, ये भी एक तरह से expository जो text है या फिर expository writing का हिस्सा है. So, expository writing follows 5 patterns in total. डिस्क्रिप्टिव और डेफिनेशन। सो एक तरह की एक्सपोजिटरी राइटिंग क्या होती है कि आपको किसी टेक्स्ट में डिस्क्रिप्शन मिलेगी या फिर डेफिनेशन, जो को आपको यहाँ पर एक्सपोजिटरी राइटिंग की अगर डेफिनेशन नज़र आ रही है तो ये
एक्सपोजिटरी राइटिंग का ही एग्जाम्पल है। किसी चीज़ को डिफाइन करना, उसको डिस्क्राइब करना, और चाहे वो टेक्स्ट में हो, न्यूज़पेपर आर्टिकल में हो, मैगजीन आर्टिकल में हो, एसे में हो, तो ये डिस्क्रिप्टिव और डेफिनेशन जो है वो हो सकती है। हाउ टू और प्रोसीजर, सो बेसिकली जो रेसिपीज होती हैं उनके अंदर बताया जाता है कि चिकन कढ़ाई कैसे बनानी है, ठीक है, उसका प्रोसीजर बताया जाता है। या फिर टेबल कैसे बनानी है, हाउ टू मेक अ टेबल। तो डिफरेंट ये जो चीज़ें हैं जिनके अंदर प्रोसीजर्स इन्वॉल्व होते हैं, वो एक्सपोजिटरी राइटिंग का हिस्सा है। कंपैरिजन, कंपैरिजन एक ऐसी चीज़ जिससे आप जानते हैं, जिससे आप देखते हैं, उसका कंपैरिजन किसी अननोन चीज़ के साथ करना, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड समथिंग। कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट सबसे कॉमन जो है वो एक्सपोजिटरी राइटिंग का एग्जाम्पल है। इसके अंदर पहले बताया जाता है अगर एक प्रोसेस हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, उसका कॉज क्या है, और इफेक्ट यानी कि उसका असर क्या होगा। तो आपकी जो सबसे पहला यहाँ पर दिया गया है आर्टिकल, मार्स एक्सप्लोरेशन, व्हाई नॉट सेंड पीपल, क्यों नहीं हम लोगों को भेजते हैं, तो इसके अंदर कॉज बताया गया है। देन वी हैव अनदर पैटर्न प्रॉब्लम सोल्यूशन, पहले कोई प्रॉब्लम बताया जाता है कि ये प्रॉब्लम है, और फिर उसके अंदर सोल्यूशन बताया जाता है। तो ये तमाम तरीक़ाकार हैं, 5 तरह के तरीके हैं जिसके अंदर बताया जाता है, जिसके अंदर एक्सपोजिटरी राइटिंग का एक पैटर्न है जो कि एक्सपोजिटरी राइटिंग इसको फॉलो करती है। वो तरीका डिस्क्रिप्शन भी हो सकता है, वो किसी प्रोसीजर को एक्सप्लेन करने का भी हो सकता है, यानी कि किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के ये 5 डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, और ये 5 डिफरेंट तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन देने के लिए। So now we are going to discuss this article by Marshall Brain. Marshall Brain इसका राइटर है, और इसके अंदर सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि इस आर्टिकल के अंदर लैंग्वेज बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है और सेंटेंस स्ट्रक्चर सिंपल है। एक चीज़ जो आपको पैराग्राफ राइटिंग में भी बताई जाती है कि language should be very simple and the sentence structure should be very straightforward. If you remember, we discussed 3 types of sentences: simple, compound, and complex. So, if you are writing a paragraph from the examination point of view, so you have to keep the sentence structure simple and the language very simple as well. So let's analyze this article. Mars exploration is का title है. Why not send people is the subtitle. Subtitle poses a question and article answers it. So जो इसका subtitle है why not send people, इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि राइटर इसके अंदर एक क्वेश्चन यानी कि आपकी तरफ से जो है वो एक कंसर्न शो कर रहा है कि अगर हम मार्स पर मशीन्स भेजते हैं तो हम इंसानों को क्यों नहीं भेजते जैसा कि हम मून पर करते हैं। So introduction in first paragraph with a question. First paragraph is always a brief introduction of the topic. So साथ ही writer ने उसमें एक सवाल पूछ लिया है, why are we sending robotic rovers rather than sending people like we did when we explored the moon? So The writer has taken a perspective, यहाँ पर राइटर ने स्टांस लिया है किसकी तरफ से, फ्रॉम द ऑर्डिनरी पीपल, के हो सकता है लोगों के जहन में ये सवाल उठता हो कि जब हम मून के ऊपर इंसान भेजते हैं, मैन्ड मिशन भेजते हैं, तो मार्स पर हम क्यों नहीं भेजते। एंड देन द राइटर आंसर्स दिस क्वेश्चन दैट ही हिमसेल्फ आस्क्ड इन पैराग्राफ 2 to 4। सो पैराग्राफ 2 में वो सबसे पहला आपको रीजन बता रहा है कि ट्रैक रिकॉर्ड, और उसके अंदर वो रीजन आपको ये दे रहा है कि जो रोबोटिक रोवर्स भेजे गए थे 30 प्रोब्स, उसमें से काफ़ी ज़्यादा जो थे 1/3 जो थे वो फ्यूअर देन 1/3 दैट सर्वाइव द ट्रिप, यानी कि रास्ते में उनके साथ कुछ टेक्निकल इश्यूज फॉल्ट्स आ गए और स्पेस में जाकर जो थे वो ख़त्म हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, तबाह हो गए। तो इस वजह से
जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी लाइफ के साथ ये रिस्क नहीं लिया जा सकता। देन द सेकेंड रीज़न जो कि वो हमें दे रहा है इज़ द कॉस्ट। ऑफ कोर्स व्हेन वी आर सेंडिंग मशीन्स तो उनके खाने पीने की और उनकी दूसरी ज़रूरियात की या फिर उनके वापस आने की फ़िक्र नहीं करनी पड़ती, बट विद द ह्यूमन बींग्स दिस इज़ अ प्रॉब्लम। उनके खाने पीने की अरेंजमेंट करना और उनके सोने का इंतज़ाम करना, फिर उनकी सेफ़ लैंडिंग और सेफ़ एग्ज़िट, और उसके बाद उनका जो है ना वापसी ज़रूरी बनाना, तो इसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाती है हर ट्रिप की। देन दी इंजीनियरिंग चैलेंजेस, ऑफ कोर्स जब वहाँ से अगर कोई वापस लाना होगा शटल को, तो उसके अंदर इंजीनियरिंग चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। एक प्रॉपर जो है ना फ्यूल उसको शटल को प्रोवाइड करना कि वो सेफली वहाँ से एग्जिट कर सके, टेक ऑफ कर सके और सेफली अर्थ पर पहुँच सके। सो दैट इज़ ऑल्सो अ चैलेंज। फिर उसने बीच में एक और उसने रीज़न दिया है कॉस्मिक रेडिएशन का, कि हो सकता है जो ह्यूमन बींग्स वहाँ जाएं दे माइट बी एक्सपोज टू सम काइंड ऑफ रेडिएशन, बिकॉज ह्यूमन बींग्स स्टिल डोंट नो कि अगर हम अर्थ से एग्जिट करते हैं और मार्स की तरफ जाते हैं, मून इज़ अनदर इशू, लेकिन मार्स की तरफ अगर जाते हैं तो क्या वहाँ पर किसी किस्म की किसी रेडिएशन का हमें सामना करना पड़ेगा या नहीं। सो पैराग्राफ 5 बेसिकली ये है कि उसने पहले आपको एक क्वेश्चन पूछा, पैराग्राफ 2 to 4 में उसने रीजंस दिए, एंड देन इन पैराग्राफ 5 उसने कहा कि ये हमारा पॉइंट है और इस वजह से हम मार्स पर लोगों को नहीं भेजते। सो इस आर्टिकल के फीचर्स क्या हैं? इट टेक्स अ वेरी साइंटिफिक अप्रोच बाय मेकिंग अ पॉइंट। सो साइंस के साइंटिफिक फैक्ट्स किस तरीके से बताए जाते हैं? फैक्ट्स को आप स्ट्रेट फॉरवर्डली वहाँ पर मेंशन करते हैं। आप कहते हैं कि ये जो है ना वो प्रॉब्लम हो रही है और ये उसके रीजंस हैं, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। या फिर हम कोई काम क्यों नहीं कर रहे, वाई आर वी नॉट डूइंग समथिंग, या वाई आर वी डूइंग समथिंग, और फिर आप उसके रीजंस दिए गए हैं। और फिर उसके बाद रीइटरेटिंग द पॉइंट, इट मीन्स रीइंफोर्सिंग द पॉइंट, यानी कि उस पॉइंट को फोर्स किया गया है, इस वजह से हम लोग मार्स पर नहीं भेज रहे। So this is the second article, want to know what 3G feels like. ये थोड़ा सा लंबा आर्टिकल है and as compared to Mars exploration, पिछले वाले आर्टिकल से ये थोड़ा सा लंबा है, लेकिन इसके अंदर भी सेम अप्रोच जो है वो दी गई है। सॉर्ट ऑफ एक को रिलेशनिंग आप कह लें, एक कंपैरिजन आप कह लें, वो भी डेवलप किया गया है। और साथ ही साथ एक जिसे कहते हैं एक्सपेरिमेंट है जिसके बारे में एक्सप्लेनेशन दी गई है। So this is the title of this article, want to know what 3G feels like. So Karen Miller basically takes a suggestive approach. उसने टाइटल में ये क्वेश्चन पूछा है आपके जहन में एक सवाल उभारने के लिए कि क्या आप ये जानना चाहते हैं कि what 3G feels like, यानी कि ग्रेविटी अगर 3 टाइम्स ज़्यादा हो तो वो कैसे फील होती है। सो बेसिकली द आर्टिकल स्टार्ट्स विद एन इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव इसलिए इम्पेरेटिव बेसिकली आपको कमांड दी गई है, और क्या है, गो टू अ कार्निवल। बेसिकली वो आपको कमांड दे रही है और वो क्या कह रही है, आप एक कार्निवल पर चले जाएं। सो कोई पहली बार अगर कोई आर्टिकल पढ़ेगा तो उसे यही लगेगा कि हमें कार्निवल पर जाने का क्यों कहा जा रहा है। सो पैराग्राफ 2 में ये चीज़ को फर्दर एक्सप्लेन कर दिया गया है। ऐसा एग्जाम्पल दिया गया है जिससे आप आराम से अंडरस्टैंड कर सकें। सर्कुलर राइड है और उसने कहा सर्कुलर राइड पे आप बैठेंगे, और फिर आगे उसने फर्दर एक्सप्लेन किया कि जब वो तेज़ी से घूमेगी तो एक वक्त आएगा कि जब आपको जो है ना वो उसके अंदर से जो फोर्स पैदा होगी बहुत तेज़ी से घूमने की वजह से, आप उसमें से गिरेंगे नहीं, बल्कि उसमें से जो फोर्स पैदा होगी वो ज़मीन पर पाई जाने वाली ग्रेविटी से 3 गुना ज़्यादा होगी। Paragraph 3 gives a little information about the experiment and asks a question and gives answer. So उसने पैराग्राफ 2 में एग्जाम्पल देकर आगे पैराग्राफ 3 में बात को अंडरस्टैंड करना आसान कर दिया है। और उसने ये कहा है, एक साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बताया कि कोहन इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट एंड ही इज कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट। और एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या है कि
सेंट्रीफ्यूज के अंदर 58 फुट डायमीटर सेंट्रीफ्यूज के अंदर जो है 22 आवर्स के लिए वॉलंटियर्स को स्पिन किया जाता है जस्ट टू सी। और उसके अंदर जो सवाल पूछा राइटर ने, हिज गोल, यानी कि आखिरकार ये जो साइंटिस्ट है वो करना क्या चाहता है, टू लर्न हाउ ह्यूमंस एडजस्ट टू चेंजेस इन ग्रेविटी, पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी। तो इसके अंदर जो साइंटिस्ट है बेसिकली ही वांट्स टू स्टडी कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो ग्रेविटेशनल पुल में जब चेंजेस आते हैं, यानी कि ग्रेविटेशनल पुल जब ज़्यादा हो जाता है तो उसके अंदर उनकी जो बॉडी है उसके ऊपर क्या चेंजेस आते हैं। पैराग्राफ 4 में रीज़न फॉर रिसर्च दिया गया है और उसके अंदर बताया गया है बेसिकली नासा का इंटरेस्ट है इसमें। ऑफ कोर्स इफ़ यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ नॉलेज, तो नासा इज़ बेसिकली द स्पेस स्टेशन इन यूएस। तो उसका जो है इस एक्सपेरिमेंट में इंटरेस्ट है। और हाइपर ग्रेविटी का वर्ड इसमें यूज़ हुआ है। हाइपर ग्रेविटी, हाइपर मीन्स मोर, सो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए हाइपर ग्रेविटी का मतलब कि वो ग्रेविटी जो कि ज़्यादा है नॉर्मल ग्रेविटी से। सो नासा का इसमें इंटरेस्ट है और उसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स के हवाले से उनके एक्सपीरियंस के हवाले से नासा ये रिसर्च कंडक्ट करवाना चाहती है। सो आफ्टर द रीजन फ्रॉम पैराग्राफ 5 to 7 द राइटर गिव्स अस द बेनिफिट्स, या फिर इसके अंदर से जो आउटकम्स हैं स्टडी में से पॉजिटिव आउटकम्स वो क्या होंगे। कंडीशनिंग ऑफ एन एस्ट्रोनॉट हार्ट, तो इसके अंदर सेंट्रीफ्यूज में लोगों को स्पिन करने से पता चलेगा कि अगर जो है ना वो हाइपर ग्रेविटी हो जाए तो उनकी हार्ट की कंडीशनिंग हो सकती है, यानी कि उनके हार्ट को ट्रेन किया जा सकता है टू हैंडल डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेविटी व्हेन दे आर आउट इन द स्पेस। हेल्प विद एथलीट्स मसल एट्रोफी, तो एथलीट्स का ये प्रॉब्लम है, दे सफर फ्रॉम द मसल एट्रोफी। तो इससे जो है ना वो उस एट्रोफी को ट्रीट करने में, यानी कि उसका इलाज करने में हेल्प मिल सकती है। मेक्स लॉन्ग टर्म स्पेस ट्रैवल पॉसिबल, एक्सक्यूज मी, मेक्स लॉन्ग टर्म स्पेस ट्रैवल पॉसिबल। सो अगर एस्ट्रोनॉट्स की बॉडी को थोड़ा सा ट्रेन किया जाएगा तो उससे उनकी बॉडी को हम कंडीशन कर सकते हैं कि वो लॉन्ग टर्म स्पेस ट्रैवल उनके लिए पॉसिबल हो सके। पैराग्राफ 8 के अंदर रिक्वायरमेंट्स फॉर एक्सपेरिमेंट एंड प्रोसेस। तो पैराग्राफ 8 के अंदर हमें बताया जा रहा है कि एक्सपेरिमेंट यानी कि सेंट्रीफ्यूज में होने के लिए 5 फीट 8 इंचेस टॉल से ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि सेंट्रीफ्यूज थोड़ा छोटा है और ज़्यादा जो है वो इंसानी कद को हैंडल नहीं कर सकेगा। और कैबिन के जो डायमेंशंस हैं वो क्या हैं, 7 फुट 7 इंचेस डीप है और 5 फुट 11 इंचेस जो है वो वाइड है। फिर उसके अंदर बताया गया है कि सेंट्रीफ्यूज जो है वो किस तरह से बनी हुई है और उसके अंदर डिफरेंट जो है वो प्रोसेस किस तरीके से होता है कि वो कैसे स्पिन करती है। और उसके अंदर जो लोग मौजूद होते हैं उनको क्विज भी दिया जाता है, कुछ क्विज सॉर्ट ऑफ आप कह लें कि सर्वे क्वेश्चंस होते हैं और वो उसको बैठ के सॉल्व करते रहते हैं। पैराग्राफ 9 to 10 जो है वो लिमिटेशंस डिस्कस करा है इस एक्सपेरिमेंट की कि इससे जो है वो क्या प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है। पैराग्राफ 11 to 13, अब इस पैराग्राफ टू 11 to 13 के अंदर राइटर डिफरेंट सजेशंस जो है वो दे रही है और इसके अंदर वो हमें बता रही है कि कोहन जो है बेसिकली कोहन द साइंटिस्ट इज बेसिकली गिविंग द सजेशंस एंड कैरन मिलर इज राइटिंग देम डाउन। तो उसके अंदर कोहन ने डिफरेंट सजेशंस दी हैं कि किस तरीके से इस एक्सपीरियंस को बेहतर बनाया जा सकता है और किस तरीके से सेंट्रीफ्यूज को बेहतर बनाया जा सकता है ताकि वो बेटर रिजल्ट्स दे सके और जो हम डिजायर्ड रिजल्ट्स अचीव करना चाह रहे हैं वो हमें सेंट्रीफ्यूज प्रोवाइड कर सके। उसने कहा कि सेवरल किलोमीटर्स का सेंट्रीफ्यूज का रेडियस हो सकता है, उसकी वजह से जो है ना वो एक वाइडर रूम मिल जाएगा आर्टिफिशियल ग्रेविटी जनरेट करने के लिए। पैराग्राफ उसने हमें 13 में बताया कि सब्जेक्ट्स जो हैं उन्हें रोटेटिंग एनवायरनमेंट के साथ कैसे हम यूज टू कर सकते हैं। देन इन पैराग्राफ 14 करंट सिनेरियो, ऑफ कोर्स जो एक एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है उस एक्सपेरिमेंट को
करंट यानी कि जो हालिया कोई दौर होता है या करंट सिनेरियो होता है उसके साथ रिलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और पैराग्राफ 15 डिस्कसेस द फ्यूचर प्लान्स। सो ऑलमोस्ट हर साइंटिफिक आर्टिकल में जहाँ पर भी कोई आर्टिकल है साइंस से रिलेटेड जिसके अंदर कोई एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया जा रहा है तो उसके अंदर ज़रूर फ्यूचर प्लान्स का जिक्र होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स कोई एक्सपेरिमेंट अगर आप करते हैं तो फ्यूचर में आपको उसे मज़ीद बेहतर करना होता है और साथ ही साथ आपको ये भी बताना होता है कि उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड आप मज़ीद क्या जो है वो और काम कर सकते हैं। In Unit 11 we will analyze the biography and autobiography, यानी कि हम Unit 11 में देखेंगे कि बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी क्या होती है बेसिकली, और इसके अंदर मज़ीद क्या कंपोनेंट्स होते हैं हम इसको एनालाइज करेंगे। So in this unit, you will read and discuss an obituary and an extract from an autobiography. So first we will talk about the obituary, biography and autobiography. कि हम देखेंगे कि ये तीनों क्या होती हैं. Examine how obituaries cram a great detail of biographical information into a small space. सो obituaries बेसिकली जो है ना वो क्या करती हैं, क्रैम अ ग्रेट डिटेल यानी कि छोटी सी स्पेस के अंदर बहुत ज़्यादा बायोग्राफिकल डिटेल्स कैसे ऐड करती हैं। अंडरस्टैंड हाउ अ बायोग्राफर कैन रिवील हिज और हर एटीट्यूड टू हिज और हर सब्जेक्ट थ्रू द यूज और चॉइस ऑफ वोकैबुलरी। तो हम ये भी देखेंगे कि बायोग्राफर कैसे जो है वो वोकैबुलरी के चॉइस से या उसके इस्तेमाल से हमें कैसे बता सकता है कि उसका जो वो चीज़ के बारे में बात कर रहा है उसकी तरफ एटीट्यूड क्या है। Consider the ways in which the writer of an autobiography constructs character in his or her writing. So मज़ीद हम देखेंगे कि ऑटोबायोग्राफी के अंदर जो राइटर है वो कैसे अपने कैरेक्टर को बिल्डअप कर रहा है, कैसा कैरेक्टर शो कर रहा है। What is an obituary? An obituary, obit for short, is a news article that reports the recent death of a person, typically along with an account of the person's life and information about the upcoming funeral. So basically obituary जो है वो न्यूज़पेपर के अंदर दी जाती है, बहुत छोटी सी होती है, उसके अंदर बताया जाता है कि एक जो मरने वाला है उसकी लाइफ कैसी रही और उसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन दी जाती है about the upcoming funeral. Sometimes people give obituaries before dying themselves in a newspaper. खुद भी आप obituaries जो है वो दे सकते हैं। obituary बेसिकली एक तरीका होता है लोगों को बताने का दुनिया से जाने से पहले कि आप किस किस्म के इंसान थे। न्यूज़पेपर में देने का मकसद ये होता है कि वो प्रिंटेड फॉर्म में रह जाता है ताकि बाद में आने वाले उसको पढ़ सकें। In large cities and larger newspapers, obituaries are written only for people considered significant. So हर कोई obituary नहीं दे सकता. If you have made a very significant contribution during your life period, आपने अपनी कम्युनिटी के अंदर या कोई आपने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अचीवमेंट्स की हैं तो फिर आप obituary न्यूज़पेपर्स में दे सकते हैं, अदरवाइज वैसे भी दे सकते हैं। इट इज़ बेसिकली ऑफ योर ओन चॉइस। अगर आपकी फैमिली कोई बहुत बड़ी है और आपकी कोई हिस्ट्री रही है फैमिली हिस्ट्री तब भी आप दे सकते हैं। इन लोकल न्यूज़पेपर्स एंड obituary may be published for any local resident upon death. So basically जो आप अखबारों के अंदर कई बार पढ़ते हैं इत्तला बराए फौतगी या फिर जो है ना वो बताया जाता है कि चेहलम है और उसके अंदर कई बार इंफॉर्मेशन दी जाती है, छोटा सा नोट दिया जाता है कि उस इंसान की डेथ कब हुई और वो इंसान क्या था लाइफ में और उसने जो फैमिली है उसकी वो इमीडिएट फैमिली उसमें कौन कौन है और मज़ीद कोई अगर छोटी सी अचीवमेंट आप ऐड करना चाहें उस बंदे से रिलेटेड। A biography, or simply bio, is a detailed description of a person's life. It involves more than just the basic facts like education, work, relationships, and death. It portrays a person's experience of these life events. So biography के अंदर education, work, relationships और death जो है अगर हो चुकी है
वरना उसकी ज़िंदगी में भी लिखी जा सकती है। इनके अलावा आप मज़ीद चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो कि उस इंसान की ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आप वो इवेंट्स भी ऐड कर सकते हैं, कोई इंटरेस्टिंग किस्सा जो इस इंसान की ज़िंदगी से रिलेटेड है, तो आप वो लिख सकते हैं। Unlike a profile or curriculum resume, a biography presents a subject's life story, highlighting various aspects of their life, including intimate details of experience, and may include an analysis of the subject's personality. So ये सब चीज़ें biography के अंदर एडिट होती हैं, हर चीज़ उसकी ज़िंदगी से रिलेटेड, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी. But biography basically is written by someone for someone else. यानी कि अगर आपने किसी की लाइफ पे बायोग्राफी लिखनी है, बायोग्राफी बेसिकली एक इंसान दूसरे की ही लाइफ पर लिखता है, और उसके लिए आपने जिसकी लाइफ पे ये लिखनी है, सबसे पहले उससे परमिशन सॉर्ट ऑफ लेना ज़रूरी है। ऑटोबायोग्राफी, द बायोग्राफी ऑफ oneself narrated by oneself। अब ये वो सवाने उम्री है जो कि आप खुद लिखते हैं अपने बारे में। सो बायोग्राफी सवाने उम्री जो कि किसी और ने किसी के बारे में लिखी होती है। ऑटोबायोग्राफी आपकी अपनी सवाने हयात। Autobiographical works can take many forms, from the intimate writings made during life that were not necessarily intended for publication, including letters, diaries, journals, memoirs, and reminiscences, to a formal book-length autobiography. सो ऑटोबायोग्राफी किसी भी फॉर्म में लिखी जा सकती है। अगर आपने किसी को खतूत लिखे हैं तो वो खतूत जो है उनको असेंबल करके क्रोनोलॉजिकल यानी कि डेट वाइज ऑर्डर में करके पब्लिश करवाया जा सकता है। डायरी अगर जो आप हैं, अगर आप अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखना चाह रहे हैं, डायरी आप लिखते हैं एक रूटीन में, तो आप वो डायरी भी पब्लिश करा सकते हैं। जर्नल वही है कि जो आप रिकॉर्डिंग ऑफ द इवेंट्स करते हैं। मेमोयर्स, कोई बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपकी लाइफ में आए हैं तो आप अगर जो है ना वो उनके बारे में लिखना चाह रहे हैं। रेमिनिसेंसेस, छोटे छोटे वाकयात हैं, आप उनके बारे में बताना चाह रहे हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं। सो नाउ वी हैव डिस्कस्ड थ्री टाइप्स: obituary, बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इन तीनों में फ़र्क क्या है। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। Molly Kelly basically was a popular character in history, और इसके ऊपर जो थी, जैसे कि हम एंड पर पढ़ते हैं कि इसकी बेटी ने इसके ऊपर बुक भी लिखी है। सो पैराग्राफ 1 में द राइटर हैज़ गिवन अस अ ब्रीफ ओवरव्यू कि आगे क्या आने वाला है। सो पैराग्राफ 1 में द राइटर टेल्स अस कि मॉली कैली की डेथ हो गई एट द एज ऑफ 86, और जिस डेट पर ये पब्लिश हुआ 16 जनवरी 2004, तो उसने उसके हिसाब से बताया कि मॉली कैली डाइड ऑन ट्यूसडे, यानी कि जब ये आर्टिकल पब्लिश हुआ तो उससे पहले वाला ट्यूसडे जो था उस पर मॉली कैली की डेथ हो गई। और ब्रीफली हमें बताया है कि हाउ व्हाट काइंड ऑफ लाइफ शी हैड। ऑस्ट्रेलियन एबरिजिनी उसका ओरिजिन था। 1200 माइल लॉन्ग ट्रैक होम, यानी कि उसको ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की जो पॉलिसी रही थी उस ज़माने में, उसके हिसाब से मॉली कैली को अपनी फैमिली से अलहदा कर दिया गया था, और वहाँ से भाग निकलने में कैसे कामयाब हो गई थी। और उसके अंदर हमें फर्स्ट पैराग्राफ में ये भी बताया गया है कि एक मूवी भी उसकी लाइफ पर बनाई गई, रैबिट प्रूफ फेंस, जो कि 2002 में मंजर आम पर आई, और उसके अंदर एक्ट्रेस का नाम भी बताया है केनेथ ब्रानाग। Okay, paragraph number 2 to 3 gives a historical background of Australian policy of Aborigines. इसके अंदर हमें बताया गया है कि ऑस्ट्रेलियन जो गवर्नमेंट थी 1905 से 1971 तक, उसकी पॉलिसी क्या रही कि एबरिजिनीज से जो है ना उनके बच्चे जो है वो ले लिए जाएं जिनका डिसेंट जो है या पेरेंटेज जो है वो हाफ यूरोपियन और हाफ एबरिजिनल है। यानी कि उनके पेरेंट्स में से कोई एक यूरोपियन और एक जो है वो एबरिजिनल होगा। सो उनको उनकी फैमिली से जो है ले लिया जाता, और फिर उसके बाद कुछ को जो था ना इंस्टीट्यूशंस में भेज दिया जाता टू बी ट्रेन्ड एज सर्वेंट्स, और अगर उनकी पेल स्किन्स होती तो उन्हें अडॉप्शन के लिए जो है वो दे दिया जाता। इस मामले में काफ़ी ज़्यादा जो थी वो बहस चलती रही, जो कि हमें पैराग्राफ 3 में हमें बताया गया है।
पैराग्राफ 4 के अंदर हमें मॉली कैली का इंट्रोडक्शन दिया गया, मॉलीज ब्रीफ बर्थ हिस्ट्री, के उसके पेरेंट्स जो थे वो कौन थे। शी वॉज बोर्न इन 1917, वो कहाँ पैदा हुई, और उसका बाप जो था वो यूरोपियन था, जबकि उसकी माँ जो थी वो एबोरिजिनी थी। एबोरिजिनल ट्राइब से उसका जो था वो ताल्लुक था, और उसका बाप जो था वो इंग्लिश बॉर्न था, यानी कि यूरोपियन था। और फेंस की हिस्ट्री थोड़ी सी हमें ब्रीफली बताई गई। अब फेंस के बारे में हमें क्यों बताया गया, क्योंकि फेंस की इम्पोर्टेंस है मौली की ज़िंदगी में, उसी फेंस को ही फॉलो करते हुए वो अपने घर तक पहुंचने में कामयाब हुई थी। तो फेंस के बारे में बताया गया कि वो एक ऐसे इलाके में पैदा हुई थी। फेंस यानी कि बाड़ जो होती है, जो प्रोटेक्शन के लिए लगाई जाती है, उस ज़माने में ये फेंस यानी कि बाड़ इसलिए लगाई गई थी कि ऑस्ट्रेलियन जो फार्मलैंड्स हैं, यानी कि जो फसलें हैं, उनको बचाया जा सके। उस ज़माने में जो इम्पोर्टेड यूरोपियन रैबिट्स थे, उनमें ख़ास किस्म की बीमारी यानी कि ताउन जो था वो फैला हुआ था, तो फसलों को उससे बचाने के लिए वो फेंस लगाया गया था। तो वो फेंस जो थी वो 1200 मील तक तकरीबन जो थी वो फैली हुई थी, या शायद उससे भी ज़्यादा। पैराग्राफ 5 के अंदर बताया गया कि मौली को कैसे एक आदमी आया, मॉली, उसकी बहन डेजी और उसकी कज़न ग्रेसी को वो कैसे जो है वो गाड़ी के अंदर ज़बरदस्ती डालकर ले गया और कैंप के अंदर लेकर गया, ताकि उनकी एज सर्वेंट्स ट्रेनिंग हो सके। पैराग्राफ 6 के अंदर हमें बताया गया है कि पहली बार मौली जो थी वो वहां से कैसे निकली और निकल के वो कैसे पहुंची, यानी कि उस फेंस को फॉलो करते करते वो आखिरकार अपनी बहन और अपनी कज़न के साथ वहां से निकली। उनके दिन रात जो थे वो वहीं गुजरे, वो जंगली रैबिट्स का शिकार करती थीं और रात को वही खाती थीं, लेकिन बीच में उनकी कज़न उनसे अलहदा हो गई। पैराग्राफ 7 में मौली की लाइफ थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड करके बताई है कि आखिरकार तो वो घर पहुंचने में कामयाब होगी, लेकिन 1940 में उसको दोबारा जो था अबडक्ट कर लिया गया, यानी कि दोबारा उसको जो था पकड़ लिया गया, और उसकी शादी एक एबोरिजिनल स्टॉकमैन से ही हुई थी, और उसको वहां से जो था वो पकड़ लिया गया, और उसकी जो थी बेटियां उसके साथ वो भी उनको ले गए, और 1941 में वो वहां से दोबारा भागने में कामयाब हो गई। उसकी गोद में उसकी 18 माह की बेटी एनाबेल थी, और साथ उसके 4 साल की डोरिस थी, जिसको उसने अपने एक रिलेटिव के पास रास्ते में छोड़ दिया ताकि डोरिस की देखभाल अच्छे तरीके से हो सके। पैराग्राफ 8 में 1943 यानी कि 1941 से 1943 तक जो है वो ले आए हैं। एनाबेल जो है वो उससे मॉली से उसको ले लिया गया और उसे एक यतीम खाने में भेज दिया गया, ऑर्फनेज में, जबकि जो है ना थोड़ी उसकी एनाबेल की ब्रेन वॉशिंग की गई, उसे बताया गया कि वो वाइट है और उसकी एबोरिजिनल बैकग्राउंड नहीं है। डोरिस जो है वो उसको क्रिश्चियन मिशन में ट्रांसफ़र कर दिया गया। 1962 में डोरिस का भी ब्रेन वॉशिंग करने की कोशिश की गई, लेकिन 1962 में डोरिस ने अपनी माँ का पता चला लिया, उसने कांटेक्ट किया और फिर उसको आखिरकार पता चला कि सच क्या है, और उसने एक बुक लिखी, फॉलो द रैबिट प्रूफ फेंस। पैराग्राफ 9 में जो थी वो एक फिल्म का जिक्र किया गया है, नॉइस की फिल्म है। 2002 में ये फिल्म रिलीज हुई, उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी ज़्यादा जो थी वो डिबेट शुरू हो गई, इम्पैक्ट ऑफ द बुक एंड द मूवी, लेकिन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया और इसके बारे में जो है कोई भी कमेंट पास नहीं किया। सो पैराग्राफ 10 में कंक्लूजन दिया गया है एक लाइन में कि मॉली कैली के मरने के बाद उसकी 2 बेटियां हैं। So this second piece of writing is basically also this is an autobiographical note. पहला जो है वो biographical note है, sort of obituary है। obituary एक biographical shape में जो है वो दी गई है, but ये on vacation with father बिल ब्राइसन ने ये लिखी है और ये ऑटोबायोग्राफिकल रीडिंग है। इसके अंदर उसने काफ़ी ज़्यादा, जैसे आप कहें कि अपनी लाइफ के कुछ इवेंट्स उसने इस बुक में बताए हैं, और उस बुक के कुछ इवेंट्स में से ये एक इवेंट है जो कि वेकेशन पर जाने का है। राइटर ने बताया है कि कैसे वो छुट्टियों पर जाया करते थे।
पैराग्राफ 1 में राइटर मेमोरी से ही स्टार्ट करता है, रिमिनिस ऑफ वेकेशंस द स्टार्ट ऑफ जर्नी। यानी कि पैराग्राफ 1 में वो बता रहा है, इन माय मेमोरी से स्टार्ट ले रहा है। इट मीन्स कि अब वो आपको कोई गुजरा हुआ वाकया बयान कर रहा है। फिर उसके बाद उसने बताया कि वेकेशंस जो थे वो उस पर हम कैसे जाया करते थे, सफ़र कैसे शुरू होता था। उसका बाप काफ़ी एक मडी सी गाड़ी लेकर आया करता था जिसके अंदर बैठकर वो जाया करते थे, और उनकी जो पिकनिक बास्केट होती थी उसमें से जो बॉइल्ड पोटैटोज़ होते थे, बॉइल्ड एग्स होते थे, या फिर जो है ना वो पोटैटोज़ होते थे, उसके अंदर वो ब्लू टिप मैचेस जो थे वो इंसर्ट करते थे, आग लगाकर बाहर फेंकते थे, देखने के लिए कि वो कैसे जो है छोटा सा धमाका होता है, और जो पीछे से आने वाली गाड़ियां थी वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होती थी। पैराग्राफ 2 के अंदर हमें बताया गया है कि कैसे वो गाड़ियों के ड्राइवर जो थे उनकी गाड़ी के पास से गुजरते थे, और इशारों से जो थे वो इनके पेरेंट्स से जो कि आगे बैठे होते थे पूछते थे कि आखिर क्या हो रहा है। और पैराग्राफ 3 के अंदर बताया गया कि उसका बाप हमेशा परेशान होकर उसकी माँ से पूछता था कि आखिर ये क्या हो रहा है, और वो हमेशा कहती थी कि मुझे नहीं मालूम, दैट शी डज नॉट नो। या फिर जो है ना वो सवाल जो थी वो बहुत जैसे कहते हैं हम्बल तरीके से वो पूछा करती थी, सॉफ्टली पूछती थी, लेकिन ज़्यादातर उसकी माँ खामोश ही रहती थी। और उसका बाप जो था वो सारे रास्ते थोड़ा सा गुस्से में ही होता था, अनॉयड ही होता था, और ज़्यादातर उसने फिर अपना एक्सपीरियंस बताया है कि कैसे वो शाबी किस्म के लो स्टैंडर्ड होटल्स में ठहरा करते थे जहाँ पर कम पैसे देने पड़ते थे, क्योंकि उसका जो बाप था वो थोड़ा कंजूस था, माइजर था। पैराग्राफ चॉइस 4 के अंदर बताया गया है चॉइस ऑफ अ पिकनिक स्पॉट और वेदर कंडीशंस। तो उसका बाप अगर जो था ना वो अगर किसी रोड साइड रेस्टोरेंट पे रुककर नहीं खाते थे, तो कई बार उसके बाप की कोशिश होती थी कि वो कहीं सड़क के साइड पर कहीं भी जगह मिल रही है तो वो वहाँ पर ही गाड़ी रोक कर जो है वो खाना पीना कर ले, तो उसमें से कई बार वेदर फेवरेबल नहीं होता था। पैराग्राफ 5 में वो बता रहा है 1957 का जिक्र करके कि डिटेल्स अबाउट पोर्टेबल गैस स्टोव एंड अ फादर्स अनविलिंगनेस टू गो टू अ बेटर प्लेस। तो बता रहा है कि मेरे बाप ने $19 और 98 सेंट जो थे वो एक पोर्टेबल गैस स्टोव पर लगाए, और वो स्टोव सही तरह काम भी नहीं करता था, वो सबर आजमा काम होता था, लेकिन उसका बाप फिर भी सिर्फ इसलिए उस स्टोव को इस्तेमाल करता था क्योंकि उसने उस पर पैसे खर्च किए होते थे। ये तमाम बच्चे मिलकर जो थे वो अपने बाप से बहुत ज़्यादा जिद करते थे, और बहुत प्लीडिंग करते थे, बेग करते थे कि हमें किसी बेहतर जगह पर ले जाएं, लेकिन खर्चे का जिक्र सुनते ही उनके वालिद का जो था वो खौफ से चेहरा जो था वो काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट या टेंस हो जाता था। पैराग्राफ 6 में वो बता रहा है कि कैसे सिचुएशन टेंस अप हो जाती थी और सबके सब खामोश हो जाते थे। सो बेसिकली उसका बाप जो था वो गुस्से में सारी चीज़ें गाड़ी में डालता था। अ, जब उन्हें कुछ खाने को वो देता था तो वो हाफ कुक्ड होता था, और ये तमाम बच्चे जब खाने से इनकार कर देते थे तो उनका बाप गुस्से में आ जाता था। तमाम चीज़ें जो था वो गाड़ी के अंदर वो गुस्से से फेंकता था और वो लोग वहाँ से निकल पड़ते थे। फिर हाईवे से उनका रास्ता वो अक्सर वो भटक जाया करते थे, और हमेशा जो था वो किसी ऐसी जगह पहुंच जाते थे जो कि अननोन सी होती थी, और उन्हें अननोन होटल्स में जो था वो स्टे करना पड़ता था। पैराग्राफ 7 के अंदर वो जर्नी जो है उसके बारे में हमें बता रहा है कि जर्नी का अख्ताम हमेशा कैसे होता था, कि 7 दिन की मुसाफत के बाद आखिरकार रोड ट्रैवल करके जब वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते थे, तो जिस जो उनकी मंजिल होती थी, डेस्टिनेशन होती थी, वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग होती थी, क्योंकि वहाँ पर नज़ारा इतना खूबसूरत होता था कि वो सफ़र के दौरान जो भी कोई प्रॉब्लम्स होती थी वो उसको भूल जाया करते थे। सो आई होप आपको अभी ये पैटर्न जो है वो समझ आ गया होगा, और आपको बिचरी बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी का डिफरेंस भी पता चल गया होगा, और आई होप कि आपको एक्सपोजिटरी राइटिंग का भी चल गया होगा पता कि वो कैसे जो है वो लिखी जाती है, और एक्सपोजिटरी राइटिंग या फिर एक्सप्लेनेटरी राइटिंग आखिरकार होती क्या है।
सो हमने इन दोनों यूनिट्स में ये तमाम चीज़ें डिस्कस की हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, जो कि एक दो दिन में अपलोड कर दिया जाएगा, हम प्रैक्टिस पैसेज यूनिट 1 और 2 डिस्कस करेंगे। इस यूनिट की इस वीडियो के साथ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव का लिंक देखेंगे, which will take you to the notes for the summaries. You can download and save the summary for these units from that link. Secondly, in the coming week inshallah, and I hope कि मैं जल्दी अपलोड कर दूँ लेक्चर्स, आपके जो ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर के यूनिट्स रह गए हैं, वो वाले यूनिट्स से रिलेटेड मैं लेक्चर्स अपलोड कर दूँ. So that's it. We are done with today's lecture. So I hope to see you in next lecture inshallah. Take care. Allah Hafiz.